चलिए आज शुरू करते हैं सेट 12। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इस तरह का प्रश्न मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। आप लोगों के फायदा के लिए ही मैं रिपीट करता हूं। चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको हमेशा एक जैसा में रखना है। एक जैसा का मतलब समझना है, यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ है और अनुपात जो दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात है, तो अनुपात को भी रुपया में बदल लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अनुपात को लिख लेना है। 1:4:4 इतना दिया हुआ है। ये 1 रुपया का सिक्का है, ये 50 पैसा का सिक्का है और ये 25 पैसा का सिक्का है। अब इसको रुपया में बदलना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1 रुपया का सिक्का है तो इसको बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये 50 पैसा का सिक्का है तो 50 पैसा का 2 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा। तो आपको क्या करना है, रुपया में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा। तो सिक्कों को रुपया में बदलने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। यानी कि यहाँ पर 25 पैसा का सिक्का था तो 4 से डिवाइड कर दिए तो रुपया में बदल गया, और यहाँ पर 50 पैसा का सिक्का था 2 से डिवाइड कर दिए तो रुपया में बदल गया। यानी कि अब अनुपात रुपया में बदल चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 रहेगा। अब यहाँ पर समझना है, इसको काट देंगे, 2 दूना 4 तो यहाँ पर 2 मिल गया और यहाँ पर 4 एकम 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 1। यानी कि ये जो अनुपात आया है रुपया का अनुपात आया है और टोटल रुपया दिया हुआ है कितना है, 200। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल रुपया आपको ले लेना है और बटे में अनुपात में जो भी संख्या है उसको जोड़ के यहाँ पर बटा में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 4 होगा तो 4 आपको यहाँ पर रखना है और जिसका निकालना है उससे यहाँ पर गुना कर देंगे। यानी कि किसका निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अनुपात में 50 पैसा वाला कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर हम लोग रुपया में यूज कर रहे हैं और ये भी रुपया का अनुपात है। तो सबसे पहले रुपया आपको मालूम होगा। तो 50 पैसा वाला ये है तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे सबसे पहले तो देख लीजिए, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 यानी कि 100। यानी कि ये जो 100 आया है 100 रुपया आया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब है कि 50 पैसा का जितना भी सिक्का है उसका टोटल रुपया कितना है, यानी कि 100 रुपया है। अगर 100 रुपया है तो 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, यानी कि जस्ट डबल होगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। यानी कि टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 200। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इसी प्रश्न को आप बहुत जल्द में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तब उनकी आयु का योगफल है। समझने का कोशिश कीजिएगा, वर्ष में बताना है आयु का योगफल। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यदि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है तो आपको मान के चलना है, 2 व्यक्ति हैं तो मान के चलते हैं कि पहला व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। अब अनुपात में दिया हुआ है, जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको x मान के चलना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और दूसर का व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, यानी कि 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब यहाँ पर हम लोग को दोनों का आयु मालूम हो चुका है। यानी कि पहला व्यक्ति का आयु 4x है और दूसरा व्यक्ति का आयु 7x है। अब इसमें क्या बोल रहा है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि ये दोनों का आयु का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि एक 30 वर्ष ज़्यादा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे
तो बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। ये आपको अच्छा से समझना होगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा और इधर में 30 है, तो यहाँ पर काट लेते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया है 10। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पर 10 रख देंगे x के जगह में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब बोल रहा है योगफल, यानी कि योग निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 4 11 और 1 0, यानी कि इतना आ गया है। देखिए कितना आसान तरीके से बनता है। और ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है, अगर मेन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 8,000 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपया हो जाता है। ब्याज दर कितनी है? ब्याज का दर ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। आर बराबर क्या होता है, यानी कि दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में P इंटू टी होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आर निकालना हो यानी कि दर निकालना हो, तो अगर इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा, मूलधन मालूम हो जाएगा और समय मालूम हो जाएगा तो दर ज्ञात हो जाएगा। अब आपको समझना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्ष का मिश्र धन और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 5 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 5 वर्ष का मिश्र धन है 10,000 और 3 वर्ष का मिश्र धन है 8,000। तो 10,000 में 8,000 माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इंटरेस्ट मिल चुका है, लेकिन आपको समझना है ये जो इंटरेस्ट आया है कितने साल का है। अब आपको समझना है 5 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन को माइनस करने पर ये इंटरेस्ट मिला है। तो समय का कितने का अंतर है, यानी कि 2 साल का अंतर है। तो ये जो इंटरेस्ट आया है 2 साल का आया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। लेकिन 3 वर्ष का मिश्र धन तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का इंटरेस्ट है। अब चेंज करेंगे 3 वर्ष के इंटरेस्ट में। समझने का कोशिश कीजिएगा। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 1,000 आ गया है 1 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट तो हम लोग पहले मालूम कर ही चुके हैं, उसी को जस्ट हम लोग लिख लेंगे। और 3 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे, यानी कि इसको, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कि 3,000। इसी तरीके से आप 4 साल का, 5 साल का, जितना जरूरत हो आप निकाल सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब हम लोग निकालेंगे मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम समझाने के चलते बड़ा कर रहा हूं और समय को ले रहा हूं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मूलधन अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो 3 साल का मिश्र धन कितना है, 8,000, और 3 साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,000 है। तो 8,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000। इस तरीके से आप अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे। हम समझाने के चलते बड़ा कर रहे हैं और टाइम को ले रहे हैं। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको इंटरेस्ट भी मिल चुका है, मूलधन भी मिल चुका है और समय भी मिल चुका है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सिंपल इंटरेस्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 साल का हम लोग मालूम कर चुके हैं, तो आपको 3 साल का इंटरेस्ट आपको 3,000 रखना है और गुने में 100 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मूलधन कितना है, 5,000 है, तो यहाँ पर 5,000 रख देंगे। इसके बाद समय कितना लेना है, अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है कितने साल का इंटरेस्ट हम लोग लिए हैं, यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर समय हम लोग को 3 साल रखना होगा। अगर आप 2 साल के इंटरेस्ट यहाँ पर रखते तो यहाँ पर 2 साल लेके चलते समय को। अगर यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट रखते
तो समय 1 साल लेके चलते। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये 3 जीरो और यहां से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर 100 है तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि 20% इसका आंसर आ चुका है। देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। छमाही रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1,60,000 रुपया की धनराशि 1,68,000 रुपया हो जाएगी। बहुत ही आसान है। इसमें बोल रहा है कितने समय में, यानी कि समय निकालना है, और इसमें मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि मिश्र धन बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में टाइम होता है, यानी कि टी को ज्ञात करना है, समय को निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब वैल्यू को रख देंगे तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, यानी कि 1,68,000 रुपया दिया हुआ है, और मूलधन कितना दिया हुआ है, यानी कि 1,60,000 रुपया दिया हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, यानी कि छमाही लिखा हुआ है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, छमाही लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, आर को 2 से डिवाइड करके लेना है और समय को 2 से गुना करके लेना है। तो आर कितना दिया हुआ है, यानी कि 10% दिया हुआ है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 5 आएगा। तो 5 आपको लेके चलना है, यानी कि आर के जगह में कितना रखना है, 5 रखना है, और समय के जगह में क्या लेना है, यानी कि 2 गुने टी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये और ये गुना में है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ पर 1 जीरो कम लिखे हैं, यहाँ पर कितना है, 4 जीरो है, तो यहाँ पर 1 जीरो और लिख लेते हैं। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर में आ जाएगा 168 और यहाँ पर 3 जीरो है, और ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा, यानी कि 1,60,000 इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर कितना है, 1 प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको शॉर्टकट में कैसे लिखना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कहीं पर भी 1 प्लस और कितना है, 5/100 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे सबसे पहले, तो 20 25 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 है, जैसे 1 प्लस और यहाँ पर कितना है, ये कट चुका है तो 1 है, यानी कि 1/20 है, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और नीचे में 20 रहेगा। यानी कि इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप खुद शॉर्टकट कर सकते हैं। तो इसके जगह में आपको क्या लेके चलना है, यानी कि 21/20 लेके चलना है। ये आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से सबसे पहले 3 जीरो काट लेते हैं, यहाँ से 3 जीरो काट लेते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर t है और इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 21/20 है तो इधर भी 21/20 आना चाहिए। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि इधर भी आपको 21/20 के रूप में बदलना है। तो इसको काट लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब कितना से काटेंगे, तो सबसे पहले इसको 8 से काट लेते हैं, आसान होगा, यानी कि 8 दूना 16 और 1 जीरो, यानी कि 20 तो आ गया। अब इसको 8 से काटते हैं तो 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यानी कि ऊपर भी 21 आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर 21/20 है तो इधर भी आपको 21/20 के रूप में बदलना है, तो आ गया है। अब आपको समझना है कि इसमें पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर में कितना है, 21/20 है, और यहाँ पर 2t है। समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब कि शॉर्टकट आपको चाहिए था, लेकिन अगर आप इसी को सीख लेंगे, समझ लेंगे और फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत जल्दी में आंसर आ जाएगा। इधर में 21/20 है और इधर में भी 21/20 है। एक चीज आपको समझने का प्रयास करना है, अगर कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आधार है और ये पावर है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ आधार क्या है, बराबर है, तो आधार कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, आपको समझना है कि कैंसिल हो गया है। तो 21/20
20 इधर से और 21/20 इधर से कैंसिल हो गया है, तो क्या बचेगा, सिर्फ पावर बचेगा, यानी कि यहाँ से 1 बचेगा और इधर में 2t बचेगा। अब यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो t का वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ से हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब आपको समझना है कि 1/2 का मतलब क्या, तो यहाँ पर आधा वर्ष लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आधा वर्ष का मतलब 6 महीना, तो 6 महीना कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर समय और कार्य का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन का काम लेके चलेंगे, तो लिखेंगे कैसे, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है a + b। कहने का मतलब है a और b मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि 1/8 भाग काम करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है b तथा c उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो आपको लिखना है प्लस में b और c, यानी कि b + c, यानी कि b और c मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, यानी कि 1/12 भाग काम करेंगे। अब क्या बोल रहा है, C तथा A उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। C तथा A, तो आपको प्लस में लिखना है C + A, यानी कि C और A मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8 भाग। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A कितना है 2, B कितना है 2, C कितना है 2, यानी कि 2a 2b 2c हो जाएगा। तो 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में a + b + c हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसका फटाफट इसका एलसीएम लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना है 8, इसके बाद 12 और फिर से 8 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 तिरिकी 24, यानी कि 24 हो गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे इसको, 12 दूना 24, 2 आया, 2 से ऊपर में गुना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर में गुना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये 2 को हटा लेते हैं, तो आपसे बोल रहा है A और B और C, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि A + B + C का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, A + B + C, तो ये 2 को हटा देना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर बट्टे में। ऊपर में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 और 6 2 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 8, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ऊपर में जोड़ने से हो गया 8 और नीचे में कितना है 24 है, और ये 2 यहाँ पर आ रहा है नीचे में, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 तिया 24 होता है, यानी कि ऊपर में 1 बच गया है और नीचे में 3 दूना 6, यानी कि इतना आ गया है। और मैं बताया था पहले, अगर आप एक दिन का काम लेके चलते हैं और समय निकालना हो तो आपको क्या करना है, यानी कि लास्ट में उल्टा कर देना है। तो इसको लास्ट में उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है A + B + C, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसको और फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे और जल्दी में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट है, देखिए मेन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो
तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब एक नल खाली करने का होता है और एक भरने का होता है तो भरने वाला को प्लस में लेते हैं और खाली करने वाला को माइनस में लेते हैं, लेकिन यहां पर दोनों खाली करने का है तो दोनों को प्लस में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब यहां पर मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना खाली करेगा उसी को लेके चलना है। तो पहला नल 30 मिनट में खाली कर सकता है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, यानी कि 1/30 भाग। दूसर का नल 45 मिनट में खाली कर सकता है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1/45 भाग। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना भाग खाली करेगा। इसी को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 45 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45। अब तो डिवाइड नहीं होगा, अब गुना कर लेते हैं। 15 दूना 30 और 30 तिया 90, तो यहाँ पर हो गया 90। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर में गुना कर देंगे। 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 से ऊपर में गुना कर देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऊपर में 5 हो गया और नीचे में 90। अगर नल और टंकी का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया, यहाँ पर बच गया है 4, तो 40 हो गया, यानी कि 5 अठे 40, यानी कि आ गया है 1/18। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट में आपको उल्टा करना है, तो उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 18। तो कितना समय लगेगा, यानी कि 18 मिनट लगेगा। दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 18 मिनट समय लगेगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। सबसे पहले 8 क्रमिक संख्या लिख लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। मान लेते हैं पहला संख्या x है, तो इससे आगे का कौन सा होगा, x+1 होगा। इससे आगे का x+2 होगा, इसके आगे का x+3 होगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो कहां तक बोला है, यानी कि 8 क्रमिक संख्या आपको लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। x+6 हो जाएगा, x+7 होगा, यानी कि 8 हो गया है। देख लीजिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना x है, 8x है। तो आपको यहाँ पर 8x लिख लेना है। और इसको कैसे जोड़ेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 से स्टार्ट हुआ है, अगर कहीं पर भी संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है तो कैसे जोड़ेंगे, n इंटू n+1 और बटे में 2 करेंगे तो इसका टोटल योग मालूम हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 7 तक का योग मालूम हो जाएगा। n के जगह में 7 रखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 इंटू 7+1 तो क्या हो जाएगा 8, और बटे में क्या है 2 है, तो 2 चौके 8 और 7 चौके 28, यानी कि 1 से लेकर 7 तक को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो औसत बराबर क्या होता है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। औसत कितना दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, तो औसत बराबर क्या होता है, यानी कि टोटल संख्या का योग और संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल संख्या का योग कितना है, यानी कि 8x + 28 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और टोटल संख्या कितना है, 8 है, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका योग को 8 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मिल जाएगा, जो कि औसत यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा तिरछी इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x और प्लस में 28 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 के 0 और 8 × 6 = 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52, यानी कि यहाँ पर 52 लिखेंगे। और यहाँ पर पॉइंट देना होगा, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, लेकिन पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पॉइंट देना कोई जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर कितना है, 8x है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होके घटेगा, तो डायरेक्ट आपको घटा लेना है। 1 दाएं 10 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 बच गया है। 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 8 से काट देंगे तो 8 × 3 = 24 होता है, यानी कि x का वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू आ चुका है, यानी कि पहली संख्या मालूम हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या मिल गया है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सा, ये वाला है, यानी कि x + 7। तो
x का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पर x रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 + 7 यानी कि 10, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है और सबसे छोटी संख्या क्या है यानी कि 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि सबसे छोटी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, 3 और 10 का औसत निकाल लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा और 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 छक 12, एक बच गया तो पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 10, 2 × 10, यानी कि इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये मैं पहले बता चुका हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो कितना कम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम कम दे रहा है, तो यहां पर 200 ग्राम रखेंगे। 200 ग्राम कम दिया, यानी कि 1 किलोग्राम देना था, यानी कि 1000 ग्राम देना था, लेकिन 200 ग्राम कम दिया, तो कितना दिया, यानी कि 800 ग्राम दिया। समझने का कोशिश कीजिएगा और 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। यानी कि कितना कम दिया है, 200 ग्राम कम दिया, तो 200 ग्राम को यहाँ पर रखेंगे। और रियल में कितना दिया, यानी कि 800 ग्राम ही दिया, तो 800 ग्राम को यहाँ पर रखेंगे और गुने 100 करेंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 0 कट जाएगा और 2 से 2 चौके 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% का फायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि 8000 रुपया में पहले 10% वृद्धि करके पुनः 10% की कमी की जाए तो प्राप्त राशि में मूल राशि 8000 रुपया की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले 10% का वृद्धि है तो 10 लिख लेना है और इसके बाद वृद्धि वाला को प्लस में रखेंगे और इसके बाद क्या किया है, कमी किया है तो माइनस में रखेंगे 10। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद दोनों को गुना करेंगे, यानी कि वृद्धि वाला प्लस में और कमी वाला माइनस में, तो गुना करेंगे तो माइनस में आएगा और दोनों को यहाँ पर गुना में रखना है और बटे 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमेशा 1% का कमी होगा। अगर कहीं पर भी इस तरीके से दिया हुआ है कि पहले 10% का वृद्धि किया गया और फिर से 10% का कमी किया गया, या पहले कमी किया गया और फिर से बढ़ाया गया 10% का, तो हमेशा इसमें 1% का कमी ही होगा। देख लीजिए ये तो कट जाएगा और यहाँ पर यानी कि 10 × 10 यानी कि 100 कट गया, यानी कि यहाँ पर -1 बच रहा है। अगर माइनस में आया तो कमी और प्लस में आया तो वृद्धि, तो 1% का हमेशा कमी होगा। अगर कहीं पर भी दिया हुआ है कि पहले 10% वृद्धि हुआ और फिर 10% कमी हो गया, या पहले 10% का कमी हुआ और बाद में 10% का वृद्धि हो गया, तो हमेशा इसमें क्या होगा, 1% का कमी ही होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 15876 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है, तो फटाफट आपको वर्गमूल निकाल लेना है। बहुत ही आसान है, कितना है 15876, तो आपको लिख लेना है 15876। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे दाहिने तरफ से, यानी कि ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया और ये अलग में बच गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 में 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं, 0। अब यहाँ से एक जोड़ा को उतारेंगे, यानी कि 5 8 को उतारेंगे और इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे और यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 रखे और यहाँ पर 1 रखे तो ये दोनों सेम संख्या होना चाहिए। उसी तरीके से अब यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर रखेंगे और एक संख्या यहाँ पर रखेंगे, ये दोनों संख्या सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार सीखना है। अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि इससे ऊपर चले गए, इससे ऊपर नहीं जाना है। यानी कि या तो पूरा पूरा इतना आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो एक स्टेप आपको पीछे रहना है। तो 3 हम लोग लिए तो इससे ज़्यादा आ गया, तो अब हम लोग 2 लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर 2 रख देंगे तो क्या होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 दूना
4 और 2 दूना 4 यानी कि इससे कम। इतना पूरा पूरा तो आ नहीं सकता है, तो हमको क्या करना है, एक स्टेप हमको पीछे रहना है। अगर हम लोग 3 लिए तो इसके ऊपर चले गए, तो हम लोग एक स्टेप पीछे ही रह गए। तो इस तरीके से आपको वर्गमूल निकालना है। अब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4 और यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ से ये जोड़ा को उतारेंगे यानी कि कितना है, 76 है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर 6 है। अब लास्ट हो गया तो लास्ट में बहुत आसान है, लास्ट में यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर या तो 4 रखना होगा या तो 6 रखना होगा। जैसे अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 रखना होगा, तो 4 चौके 16 यानी कि 6 आ रहा है। अगर 6 रखेंगे तो भी 6 छक 36 यानी कि लास्ट में 6 आएगा, यानी कि इसी दो में से किसी एक को लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 6 लेके देखते हैं, अगर 6 यहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है, 6 छक 36 के 6, 6 चौके 24, 24 और 3 27 के साथ हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 यानी कि आ गया, पूरा पूरी आ गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है वर्गमूल कौन सा होगा, तो यहाँ से ये एक ठो होगा और यहाँ से ये एक ठो होगा और यहाँ से ये एक ठो होगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, यानी कि इतना आ गया। तो इसका वर्गमूल में इकाई के स्थान में क्या है, यानी कि 6 है। तो इस तरीके से आपको बताना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।